नीम की दातुन करने वाला तो गंवार था, पर उसके बाद हमारे टूथपेस्ट में नीम आ गई। हल्दी और चंदन का लेप तो गांव वाले लगाते थे, ये तो बड़ा ही अनसाइंटिफिक था। लेकिन फिर फेस पैक में भी हल्दी और चंदन आ गया। किसी ने कहा कि अरे कोयले के पाउडर से अगर दांत रगड़ोगे तो इनामल खराब हो जाएगा और दांत हो जाएंगे काले। और फिर टूथपेस्ट में भी चारकोल आ गया। और ऐसे ही हमको समझाया कि पंचांग तो अंधविश्वास वाले देखते हैं। अरे पंचांग देखने से थोड़ी आपका कार्य सिद्ध होगा। और ऐसे ही धीरे 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 सदियों से हम लोगों को अपनी संस्कृति, अपना विज्ञान भूलने पर मजबूर कर दिया। और हम भी मूर्ख इन सब बातों में आ गए और अपने विज्ञान को, अपनी संस्कृति को भूल गए। आज जरा YouTube पे जाओ और योगा देखो, पता चलेगा कि विदेशी हमसे ज्यादा अच्छा योगा कर रहे हैं। तो हम अपनी संस्कृति को भूलते रहे क्योंकि सब हमें बताते रहे कि ये तो अनपढ़ों के काम है, और बाकी सब लोग उन्हीं सब चीजों को वापस नई पैकेजिंग में हम ही को बेचते रहे। अरे हल्दी का दूध तो हमारा था, जब किसी को नहीं पता था तब हमारी दादी नानी देती थी हमको। लेकिन फिर सबने कहा नहीं नहीं भाई, प्रोटीन शेक पियो, और अब कहते हैं टर्मरिक मिल्क। तो ऐसा ही कुछ हुआ हमारे पंचांग के साथ। वो चोटी वाला ब्राह्मण जो अपने साथ पंचांग रखता था, उसकी तो सबने बड़ी हंसी उड़ाई। तो चलो आज पंचांग के बारे में जानते हैं। तो हजारों साल पहले भारत में लोग सूर्य, चंद्रमा, ग्रहणों, ऋतु, ज्वार भाटा और यहाँ तक कि मानव विज्ञान की गतिविधियों को भी ट्रैक कर रहे थे। वो लोग ये सब बिना टेलीस्कोप, बिना सैटेलाइट और बिना कंप्यूटर के भी कर रहे थे। और यह सारा ज्ञान दर्ज किया गया एक ऐसी प्रणाली में जिसे हम आज हिंदू पंचांग कहते हैं। अधिकतर लोग पंचांग को सिर्फ एक धार्मिक कैलेंडर समझते हैं, लेकिन आज हम इसके पीछे छिपी वैज्ञानिक प्रतिभा और ऐतिहासिक गहराई को समझेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहें, आज कुछ नया और अच्छा बताएंगे। पंचांग शब्द संस्कृत से आया है। पंच यानी कि 5 और अंग यानी कि भाग। तो यानी पंचांग का शाब्दिक अर्थ है समय के 5 अंग। और ये 5 अंग हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। और ये पांचों मिलकर किसी भी क्षण ब्रह्मांड की सटीक स्थिति का वर्णन करते हैं। ये बातें कोई पौराणिक कथा या मान्यता नहीं है, ये है खगोलीय गणित। तो पंचांग की उत्पत्ति 3000 से 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है और इसकी नींव वेदांग ज्योतिष में है, जो लगभग 1200 ईसा पूर्व का एक प्राचीन खगोल शास्त्रीय ग्रंथ है। बाद में इस पंचांग को कुछ विद्वानों ने विकसित किया। उनमें से 3 हैं आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य। और इन वैज्ञानिकों ने सटीक गणनाएं की, सौर्य वर्ष की अवधि, चंद्र चक्र, ग्रहों की गति और ग्रहणों की भविष्यवाणी। वास्तव में आर्यभट्ट ने एक वर्ष की अवधि 365.258 दिन निकाली और आज आधुनिक विज्ञान इसे 365.242 दिन बताता है, यानी कि अंतर सिर्फ 0.015 दिन का है। अब आइए पंचांग के प्रत्येक अंग के पीछे छिपे वैज्ञानिक चमत्कार को समझते हैं। तिथि कोई स्थिर 24 घंटे की नहीं है। यह सूर्य और चंद्रमा के बीच के कोणीय अंतर पर आधारित होती है और हर तिथि में 12 डिग्री बढ़ता है। इसी कारण आप देखते होंगे कि हर साल त्योहारों की तिथि बदलती रहती है। प्राचीन भारतीय जानते थे कि चंद्र ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण समुद्र के ज्वार भाटों को प्रभावित करता है। चंद्र चक्र जैवीय लयों पर असर डालता है और ये बात तो आज आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि चंद्र नींद, कृषि और ज्वार भाटों पर प्रभाव डालता है। आकाश को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है और हर नक्षत्र का विस्तार 13.2 डिग्री का है।
यह दुनिया की सबसे प्राचीन तारामंडल मानचित्र प्रणालियों में से एक है और नक्षत्रों का उपयोग होता है कृषि में, ऋतु अनुमानों में और नक्षत्रों का उपयोग मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के अध्ययन में भी होता है। सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त देशांतर स्थिति। तो अब बात करते हैं योग की। योग की गणना सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त देशांतर स्थिति से होती है। यह किसी शारीरिक व्यायाम को नहीं बल्कि पृथ्वी के ऊर्जा वातावरण को दर्शाता है और इसी कारण से कुछ योगों को शुभ और कुछ योगों को अशुभ माना जाता है। करण तिथि का आधा भाग होता है जिसका उपयोग किसी कार्य के सटीक समय निर्धारण के लिए किया जाता था। यह दिखाता है कि समय को कितनी गहराई से विभाजित और विश्लेषित किया गया था। प्राचीन भारतीय सिर्फ दिन नहीं गिनते थे, वे क्षणों को मापते थे। कभी आपने सोचा है कि सोमवार यानी कि चंद्रमा का दिन, रविवार यानी सूर्य का दिन और ऐसे ही मानो शनिवार शनि का दिन। यह प्रणाली भारत से फैलकर पहुंची रोम, यूरोप और फिर पूरे आधुनिक विश्व में। तो आप सोमवार कहें या मंडे, नाम तो ग्रहों पे ही है। पंचांग खेती के लिए भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि इस कृषि करने वाले इसका उपयोग करते थे मानसून की भविष्यवाणी करने के लिए, बुआई का सही समय चुनने के लिए और जलवायु असमानताओं से बचने के लिए। समय के साथ पंचांग को धर्म से जोड़ दिया गया, लेकिन मूल रूप से यह था एक वैज्ञानिक पंचांग, एक समय प्रबंधन प्रणाली, एक ब्रह्मांडीय घड़ी। विज्ञान बताता था कब और धर्म बताता था कैसे याद रखें। हिंदू पंचांग पुराना नहीं हुआ है, यह मानव सभ्यता की सबसे उन्नत समय गणना प्रणालियों में से एक है, बिना मशीन के बनाया गया और गणित और तर्क पे आधारित। तो प्राचीन होना अवैज्ञानिक नहीं होता, पुराने ख्यालात गलत नहीं होते। अगली बार कोई पंचांग को पढ़ते हुए दिखे तो उसे गंवार ना कहें, उसे अंधविश्वासी न समझें कि वो इस यंत्र से समय और ब्रह्मांड की गणनाएं देख रहा है। जो मैथ करते हैं उन्हें लॉग बुक तो याद होगी, तो ये है ब्रह्मांड की लॉग बुक। कोई हंसे तो उस पे वापस हंस देना क्योंकि वो मूर्ख है कि हम पर हंस रहा है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ नया पता लगा होगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और किसी एक को तो ये ज्ञान जरूर फॉरवर्ड करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम।